नमस्कार। कुल 24 प्रश्नों में से 1 से 12 तक के प्रश्न पिछले हफ्ते के हैं और 1 से 12 तक इस हफ्ते के हैं। अब हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों को पहले रिवीजन करेंगे। अब डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य है। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39वां। अगला प्रश्न है, वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी राम सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, वाइल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, मंगू भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वह क्यों प्रसिद्ध हुए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14वें। अगला प्रश्न है, हाल ही में पनामा नहर अधिकार के कारण सुर्खियों में है, इसकी लंबाई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अब हम 2 प्रश्नों को पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंच गया है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का यान है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न और है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, एम.टी. वासुदेव नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम भी देंगे। अब हम इस हफ्ते के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। प्रश्न है, किस राज्य का वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। महाभारत वाटिका उत्तराखंड वन विभाग की नई पहल है। ये धर्म, संस्कृति और पर्यावरण के अनोखे मेल भी कहा जा सकता है।
इस वाटिका में उन पौधों का संग्रह किया गया है जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, महाभारत और रामायण में पढ़ने को मिलता है। हल्द्वानी उत्तराखंड विभाग में एक आकर्षण विकास में महाभारत के वर्णित पौधों की प्रजातियों वाला एक उद्यान विकसित किया गया है। यह उद्यान हल्द्वानी की पहाड़ी श्रृंखला में स्थापित किया गया है। महाभारत वाटिका नामक उद्यान में महाभारत के सभी 18 खंडों में वर्णित 37 प्रकार की वनस्पतियों को विकसित किया गया है, जिसमें पीपल, बरगद, ढाक, कोविदार, हरसिंगार, खैर, बहेड़ा और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित अन्य 30 प्रजातियां शामिल हैं। ज्ञात है कि उत्तराखंड वन विभाग ने पहले ही रामायण वाटिका विकसित कर दी है, जहां वाल्मीकि रामायण में वर्णित पौधों की प्रजाति विकसित की गई है। इस वाटिका की स्थापना 2024 में ही कर दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। यहां ध्यान देना है कि प्रश्न में कहा गया है नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोना अग्रवाल और साजन प्रकाश। ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अब बाकी उपरोक्त सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किए गए हैं। जहां खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान किया है, उसमें पेरिस ओलंपिक के 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियन के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रमीर कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब भारत के राष्ट्रपति 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में सभी विजेताओं को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि खेल रत्न भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। खेल रत्न के साथ 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा, जिसमें ज्योति याराजी, अन्नू रानी, जर्मनप्रीत सिंह और सलीमा टेटे भी शामिल है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगेन मुक्त आवागमन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों। तो रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण रूप से शामिल हो गए हैं, जिससे अन्य सदस्य देशों के लिए भूमि सीमा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। तो शेंगेन क्षेत्र निवासियों को पासपोर्ट जांच के बिना देश के बीच यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन मुक्त आवागमन क्षेत्र में अब साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय संघ के देश शामिल हो गए हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein भी शामिल है। तो रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अब तक दोनों देशों के पास शेंगेन क्षेत्र की आंशिक सदस्यता थी। एक चीज और महत्वपूर्ण ध्यान देने बात यह है कि साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय संघ यानी 27 सदस्य देशों में से 25 देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं।
केवल दो देश साइप्रस और आयरलैंड यूरोपीय संघ के शेंगन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थानांतरित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धार। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद से बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में निपटान के लिए पड़े लगभग 377 टन खतरनाक कचरे को ट्रांसफर करने का काम अब शुरू हो गया है। जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफर किया जा रहा है। इन 12 कंटेनरों के साथ पुलिस बल भी तैनात है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी सीनियर पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा की गई थी और इसका प्रबंधन उसके उत्तराधिकारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। संतोष ट्रॉफी में भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सेना, रेलवे प्रतिस्पर्धा करते हैं। 1941-42 में दिल्ली को हराकर बंगाल ने ही जीता था। अब पश्चिम बंगाल 33 खिताबों के साथ प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम है। पंजाब 8 खिताब जीतकर दूसरे स्थान पर है। केरल और सेना की टीमें ने इसे 7-7 बार जीता है। इस तरह इसका उत्तर 2024 में किसने जीता? तो इसका उत्तर पश्चिम बंगाल होगा। यह 33 बार खिताब जीत चुका है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथी को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ये लोग पीढ़ियों से हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का फैसला न केवल पुजारियों और ग्रंथियों की सेवा के प्रति सम्मान है, बल्कि हमारी विरासत को संरक्षित करने का संकल्प भी है। तो अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम 2023-24 के लिए लगभग 1,85,854 रुपए ही रही है। तो अगला प्रश्न है, स्पेसडेक्स मिशन PSLV-60
के द्वारा इसरो ने हाल ही में प्रक्षेपित किया है। यह मिशन सफल होने पर भारत कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर में कई चमत्कार कर चुका इसरो आज एक फिर नया इतिहास रचने जा रहा है। PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए 2 उपग्रहों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका नाम चेजर और टारगेट है, जिसका वजन 220 किलोग्राम है। ये मिशन भारत के लिए किसी ऐतिहासिक मौके से कम नहीं है, क्योंकि अगर यह मिशन सफल होता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास स्पेस में डॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी होगी। अगला प्रश्न है, यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के देशों को अपने देश से होते हुए रूसी गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। इससे कौन सा देश प्रभावित होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी स्लोवाकिया भी है, हंगरी भी है, अब माल्टोवा भी है। गैस आपूर्ति की वर्षों पुरानी व्यवस्था थी जो अब समाप्त हो गई है। यूक्रेन के गैस ट्रांजिट ऑपरेटर नेफ्टोगैज और रूस के गैज़प्रोम के बीच 5 साल का समझौता समाप्त होने के बाद यह आपूर्ति बंद हो गई है। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ को तैयारी के लिए 1 साल का समय भी दिया था। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही कह दिया था कि उनका देश रूस को हमारे खून से अब अरबों की कमाई करने की अनुमति नहीं देगा। जैसे पोलैंड की सरकार ने कहा कि यह रूस के खिलाफ यह एक जीत है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड में स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया एवं माल्डोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। तो अगला प्रश्न है, अरुण कुमार को हाल ही में किस देश ने उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान प्रथम के प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल ने बूरा मारप यानी लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवारें से प्रतिष्ठित किया है। यह सम्मान भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में प्रस्तुत किया गया। साथ ही कपूर को देशी डिग्री से भी नवाजा गया, जो आमतौर पर भूटान के वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है। कपूर 2008 से भूटान के द रॉयल एकेडमी का नेतृत्व कर रहे हैं, जो महामहिम भूटान के राजा की पहली है। उनकी शुरुआत में उन्हें भूटान और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद मिला है। यह उनके उल्लेखनीय योगदान और शिक्षण में अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे दोनों देशों के बीच शुरुआत और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत कमी की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7.93%। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है, जो श्रीकाकुलम जिले के अरसावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में मनाया जाएगा। यह निर्णय तब लिया गया जब धर्मादाय आयुक्त ने इस उत्सव को राज्य कार्यक्रम के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाएगा। इसे उत्सव के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को पहचानने के लिए मान्यता दी गई है। इस उत्सव को सूर्य का पर्व भी कहा जाता है और यह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रतीकात्मक गति को दर्शाता है। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।